देखो उसके बाद में दूसरा कारक है जनसंख्या वितरण व घनत्व को प्रभावित करने वाला कारक है आर्थिक कारक। और आर्थिक कारक के अंतर्गत खनिज है, नगरीकरण है और उद्योगों को इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। यह आर्थिक कारक मानव के जीवन को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। भाई खनन का मतलब होता है भूमि से खोदकर निकाले जाने वाले जो पदार्थ होते हैं, खनन की प्रक्रिया के द्वारा जिनको भूमि से खोदकर क्या किया जाता है, निकाला जाता है, क्या कहलाते हैं, खनिज कहलाते हैं। भाई जो क्षेत्र खनिजों की दृष्टि से संपन्न होते हैं, जहाँ खनिज जो पदार्थ है वो क्या किए जाते हैं, अधिक निकाले जाते हैं, उन क्षेत्रों में जो श्रमिक होते हैं उनको नियमित रूप से हमेशा क्या प्राप्त होता रहता है, रोजगार प्राप्त होता रहता है। इसलिए अर्ध कुशल और कुशल जो श्रमिक है, नियमित रोजगार प्राप्त होने के कारण उन क्षेत्रों में जनसंख्या वितरण या घनत्व में क्या होती है, वृद्धि होती है, क्योंकि वो लोग वहाँ पर धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, बस से जाते हैं, जिसके कारण वहाँ पर जनसंख्या में क्या होती जाती है, वृद्धि होती जाती है। यही कारण है कि विश्व के वो क्षेत्र जो खनिजों की दृष्टि से क्या पाए जाते हैं, संपन्न पाए जाते हैं, धनी क्षेत्र पाए जाते हैं, जहाँ खनिजों का विपुल मात्रा में खनन किया जाता है, उनको निकाला जाता है, उन क्षेत्रों में जनसंख्या वितरण और घनत्व अधिक देखने को मिलता है। यही कारण है कि अफ्रीका महाद्वीप में कंटका और जाम्बिया क्षेत्र है, जहाँ से किसका खनन किया जाता है, तांबे का खनन किया जाता है। पेटी का मतलब होता है क्षेत्र, वहाँ तांबे के विस्तृत क्षेत्र हैं जहाँ तांबा जो खनिज है उसका खनन होता है, इसलिए आसपास इनके आसपास ये खनन क्षेत्रों के आसपास जनसंख्या वितरण और घनत्व क्या पाया जाता है, अधिक पाया जाता है। देखो नगरीकरण का मतलब होता है नगर की जनसंख्या में वृद्धि होना, नगर की जनसंख्या में वृद्धि होना। नगर की जो जनसंख्या है या नगरों की जनसंख्या में वृद्धि होना ही क्या कहलाता है, नगरीकरण कहलाता है। और ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित लोगों को रोजगार प्राप्त नहीं होता, उच्च शिक्षा का अभाव पाया जाता है, उत्तम स्वास्थ्य सुविधाओं का या चिकित्सा सुविधाओं का ग्रामीण क्षेत्रों में अभाव पाया जाता है, परिवहन के साधन है उनका अभाव पाया जाता है, और संचार के साधनों का क्या पाया जाता है, अभाव पाया जाता है। नगरों में ये विपुल मात्रा में यदि नगरों में नियमित रोजगार प्राप्त होता है, उच्च शिक्षा प्राप्त होती है, चिकित्सा संबंधी सुविधाएं प्राप्त होती हैं, परिवहन और संचार की अधिक सुविधाएं पाई जाती है, इसलिए ग्रामीण जनसंख्या नगरों की ओर, शहरों की ओर क्या कर जाती है, पलायन कर जाती है, और उससे नगरों का क्या होता जा रहा है, नगरीकरण होता जा रहा है, और वो पलायन जनसंख्या वितरण घनत्व को क्या करता है, प्रभावित करता है। यही कारण है कि ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा जो नगरीय क्षेत्र है उनका उच्च घनत्व पाया जाता है, उच्च जनसंख्या पाई जाती है, और वितरण क्या पाया जाता है, अधिक पाया जाता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों से वहाँ पर जो सुविधाएं पाई जाती हैं, मानव की मूलभूत जो सुविधाएं होती हैं वो नगरीय क्षेत्रों में क्या पाई जाती है, अधिक पाई जाती है। यही कारण है कि विश्व के जो नगरीय क्षेत्र हैं वहाँ संघन क्या पाई जाती है, जनसंख्या पाई जाती है। उसके बाद में देखो आर्थिक कारण में तीसरा है औद्योगिकीकरण। औद्योगिकीकरण का मतलब होता है एक स्थान विशेष पर उद्योगों की संख्या में वृद्धि होना क्या कहलाता है, औद्योगिकीकरण कहलाता है। जिन क्षेत्रों में उद्योगों की संख्या में वृद्धि होती है वहाँ पर लोगों को नियमित रूप से रोजगार क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। अब उद्योगों में काम करने वाले श्रमिकों की संख्या में वृद्धि होती है, परंतु उनके साथ में अन्य जो सेवाएं होती है उनका भी क्या होता है, विकास होता है। जैसे यदि हम बात करें तो परिवहन की साधनों में वहाँ वृद्धि होगी, परिचालक है उनकी संख्या में वृद्धि होगी, दुकानदार है, बैंक कर्मी है, डॉक्टर हैं और अन्य सेवाएं उपलब्ध करवाने वाले लोगों की संख्या में क्या होती है, वृद्धि होती जाती है। और धीरे धीरे वो औद्योगिक प्रदेशों के आसपास की जो जनसंख्या है वो क्या होती जाती है, विस्तृत होती जाती है, अर्थात संघन होती जाती है।
यही कारण है कि विश्व की जो औद्योगिक क्षेत्र हैं, औद्योगिक जो पेटियां हैं, जहां उद्योग अधिक पाए जाते हैं, जहां औद्योगिक जिन क्षेत्रों का औद्योगिक विकास हुआ है, जिन क्षेत्रों में औद्योगिकीकरण हुआ है, उन क्षेत्रों की जनसंख्या विश्व में क्या पाई जाती है, संघन पाई जाती है। जैसे जापान का कोबे ओसाका प्रदेश है, जो जापान की औद्योगिक पेटी है, यहाँ पर विभिन्न प्रकार के उद्योगों का क्या हुआ है, विकास हुआ है। और इस औद्योगिकीकरण के कारण ही जापान का कोबे ओसाका जो प्रदेश है, वहाँ पर क्या पाई जाती है, संघन जनसंख्या पाई जाती है। संघन रूप से लोग वहाँ क्या करते हैं, निवास करते हैं, क्योंकि मानव के लिए वहाँ पर नियमित रोजगार की क्या होती है, व्यवस्था होती है। इसके साथ साथ उद्योगों में काम करने वाले जो मजदूर हैं, उनकी संख्या में तो वृद्धि होती है, परंतु उनको अन्य सेवाओं की भी क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो अन्य सेवाएं उपलब्ध करवाने वाले लोगों की संख्याओं में भी क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। इसलिए औद्योगिक क्षेत्रों में जनसंख्या क्या पाई जाती है, अधिक पाई जाती है। यदि विश्व के औद्योगिक प्रदेशों का अध्ययन किया जाए तो उससे निष्कर्ष यही निकलेगा कि विश्व के अधिकांशतः औद्योगिक जो प्रदेश हैं, वो संघन रूप से क्या पाए जाते हैं, जनसंख्या की दृष्टि से विस्तृत पाए जाते हैं। उसके बाद में देखो, अगला कारण है सांस्कृतिक, सामाजिक व सांस्कृतिक कारक। सामाजिक व सांस्कृतिक कारक, जहाँ मान लो धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के स्थान है, उन क्षेत्रों में संघन क्या पाई जाती है, जनसंख्या पाई जाती है। देखो, जापान में एक सामाजिकता की भावना, चीन में एक सामाजिकता की भावना है कि वो लोग अपने पूर्वजों की जो कब्र होती है, कब्रिस्तान होता है, उसकी क्या करते हैं, पूजा करते हैं। इसलिए चीनवासी जो लोग हैं, उन कब्रिस्तानों के चारों ओर क्या हो जाते हैं, बस जाते हैं, जिसके कारण वो जो धार्मिक क्षेत्र है उसके चारों ओर जनसंख्या में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के जो क्षेत्र हैं, वहाँ संघन जनसंख्या देखने को मिलती है। और जिन क्षेत्रों में सामाजिकता के आधार पर, राजनीति के आधार पर अशांति की व्यवस्था पाई जाती है, उन क्षेत्रों को लोग क्या कर जाते हैं, छोड़ चले जाते हैं और दूसरी जगह क्या कर जाते हैं, प्रवास कर जाते हैं। जिसके कारण जिन क्षेत्रों में वो लोग प्रवासित हुए हैं, उन क्षेत्रों की जो जनसंख्या उसमें क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। अब देखो भाई, जनसंख्या वितरण को ये प्रभावित करने वाले कारक हैं। पहला हमने पढ़ा था, इसमें भौगोलिक कारण या उसको भौतिक कारण, जनसंख्या वितरण को प्रभावित भौतिक कारक, ठीक है। भौतिक के कारक में था, पहला था जल की उपलब्धता, दूसरा था भू आकृति, तीसरा था जलवायु, चौथा कारण था मृदा। उसके बाद में अगला जो कारण था नंबर 2, आर्थिक कारक। आर्थिक कारण में पहला था नगरीकरण, दूसरा था खनिज, तीसरा था उद्योग और तीसरा कारण है सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, ये जो कारक हैं जनसंख्या के लिए जिन क्षेत्रों में अनुकूल पाए जाते हैं, चाहे वो जल की उपलब्धता हो, चाहे वो भू आकृति हो, चाहे जलवायु हो, चाहे मृदा हो, भौगोलिक या भौतिक कारक हो, या आर्थिक कारक जिन क्षेत्रों में मानव के लिए अनुकूल हैं, या सामाजिक और धार्मिक और राजनीतिक जो व्यवस्था है वो मानव के लिए अनुकूल है, तो उन क्षेत्रों में जनसंख्या वितरण, जनसंख्या घनत्व और जनसंख्या क्या पाई जाती है, अधिक पाई जाती है। परंतु ये जो कारण है वो जनसंख्या वितरण और घनत्व को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। यदि अनुकूल है तो इसका मतलब यह है कि वहां पर जनसंख्या संघन रूप से क्या करती है, निवास करती है। ये कारक यदि अनुकूल नहीं है मानव पे, तो उन क्षेत्रों में
जनसंख्या वितरण और घनत्व क्या नहीं पाया जाता, संघन नहीं पाया जाता। विरल अवस्था में वहां पर जनसंख्या घनत्व और क्या पाया जाता है, वितरण पाया जाता है। ठीक है, अब रही बात बोर्ड एग्जाम की, तो बोर्ड एग्जाम में इसको बड़े क्वेश्चन के रूप में भी पूछा जाता है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों का क्या कीजिए, वर्णन कीजिए। 4 नंबर का क्वेश्चन भी इसको क्या किया जा सकता है, बोर्ड एग्जाम में दिया जा सकता है। कभी 2 नंबर का क्वेश्चन देता है ऐसे, और कभी 1 नंबर का क्या करता है, क्वेश्चन देता है। 1 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा तो आपको पूछ लेगा जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले किन्हीं 2 भौगोलिक कारकों के क्या कीजिए, नाम बताइए। या राजनीतिक भौतिक कारण पूछ लेगा, या उसके साथ साथ या प्रश्न में आर्थिक कारक दे देगा। लेकिन आमतौर पर बच्चे गलती क्या करते हैं, जब भौगोलिक कारक पूछा जाता है तो वो आर्थिक कारक लिख के आते हैं, जब आर्थिक कारक पूछा जाता है तो वो कौन से कारक लिख के आते हैं, भौतिक कारक लिख के आते हैं। ये भाई प्राकृतिक वातावरण से संबंधित है। ये ऐसे प्रकृति में उपलब्ध भौतिक तत्व हैं जो मानव को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। यह मनुष्य की आर्थिक पक्ष से संबंधित होते हैं, जहां मनुष्य को नियमित रोजगार मिलेगा, जहां मनुष्य के लिए अनुकूल सुविधाएं होंगी। उच्च शिक्षा की बात करें, परिवहन के साधनों की बात करें, संचार की बात करें, जहां मनुष्य के लिए मूलभूत सुविधाओं का यदि विस्तार पर्याप्त मात्रा में होगा, वहां पर लोग उस क्षेत्र की ओर लोग ज्यादा क्या होंगे, आकर्षित होंगे, और उस क्षेत्र में धीरे धीरे जनसंख्या कैसी होती जाएगी, संघन होती जाएगी। तो विश्व में ये कारक जिम्मेदार हैं, है ना, ये कारक जिम्मेदार हैं। जिन क्षेत्रों में ये कारक मानव के लिए अनुकूल है वहां जनसंख्या संघन है, और जिन क्षेत्रों में ये कारक मनुष्य के प्रतिकूल है और उन क्षेत्रों में जनसंख्या विरल रूप से क्या करती है, निवास करती है। उन क्षेत्रों में लोग कम क्या करते हैं, निवास करते हैं। विश्व में जनसंख्या जो घनत्व है का जो वितरण है, उसके आधार पर विश्व के जो संपूर्ण देश है उनको कितने क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है, 3 क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। यानी जनसंख्या घनत्व का वितरण देखें, जनसंख्या घनत्व का फैलाव देखें, तो उसकी दृष्टि से विश्व को 3 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, 3 क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। ऊंची जनसंख्या घनत्व के क्षेत्र, मध्यम जनसंख्या घनत्व के क्षेत्र और निम्न जनसंख्या घनत्व के क्षेत्र। इन देशों को 3 कैटेगरी में बांटा जा सकता है। कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां जनसंख्या घनत्व क्या पाया जाता है, बहुत ज्यादा पाया जाता है। कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां का जनसंख्या घनत्व बिल्कुल भी क्या पाया जाता है, कम पाया जाता है। उसके आधार पर विश्व को जनसंख्या वितरण का जो फैलाव पाया जाता है, उसके आधार पर इसको 3 क्षेत्रों में क्या किया जा सकता है, विभाजित किया जा सकता है। अब देखो, विश्व में वे प्रदेश जिनका जनघनत्व 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से क्या पाया जाता हो, अधिक पाया जाता हो, उन देशों को, उन क्षेत्रों को उच्च जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों के अंतर्गत क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। यानी ऐसे क्षेत्र विश्व के जिनका जनसंख्या घनत्व 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से क्या पाया जाता हो, अधिक पाया जाता हो, उनको उच्च जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों के अंतर्गत क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। विश्व के ऐसे 3 क्षेत्र हैं। संयुक्त राज्य जो अमेरिका है उसका उत्तरी पूर्वी भाग है, यूरोप का उत्तरी पश्चिमी भाग है, और एशिया महाद्वीप की यदि हम बात करें तो उसका दक्षिणी भाग, दक्षिणी पूर्वी उसका भाग एवं पूर्वी एशिया का जो भाग है। इन क्षेत्रों का जनसंख्या घनत्व क्या पाया जाता है, अधिक पाया जाता है। कई बार भाई बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन देता है यहाँ से कि संयुक्त राज्य अमेरिका का जो उत्तरी पूर्वी भाग है उसमें अधिक जन घनत्व क्यों पाया जाता है, कोई 2 कारण बताइए। तो पहला कारण है औद्योगिक विकास हुआ है, उद्योगों का अधिक क्या हुआ है, विकास हुआ है, जिससे लोगों को रोजगार क्या होते हैं, अधिक प्राप्त होते हैं, है ना। उसके साथ साथ परिवहन के जो साधन है उनका पर्याप्त क्या हुआ है, विकास हुआ है। उसके बाद में यदि हम यूरोप का उत्तरी पश्चिमी जो भाग की बात करें, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है भाई बोर्ड एग्जाम में कि यूरोप के उत्तरी पश्चिमी भाग में जनघनत्व अधिक क्यों पाया जाता है, कारण बताइए। तो देखो, पहला कारण है औद्योगिक विकास होना। यूरोप का जो उत्तरी पश्चिमी भाग है वहां पर औद्योगिकरण हुआ है, उद्योगों की स्थापना क्या हुई है, अधिक हुई है। दूसरा, उत्तरी पश्चिमी जो भाग है उसमें कोयला पेटी का विस्तार है। किस पेटी का विस्तार है, कोयला पेटी का क्षेत्र है, कोयले का क्षेत्र है, जहां पर कोयले का क्या किया जाता है, खनन
किया जाता है। और ये बात हमने पढ़ी है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में कि जिन क्षेत्रों से खनिजों का क्या किया जाता है, खनन किया जाता है, उन क्षेत्रों की जनसंख्या क्या पाई जाती है, संघन पाई जाती है। ऐसे क्षेत्रों का जनसंख्या घनत्व क्या पाया जाता है, अधिक पाया जाता है। तो देखो खनन के कारण यहाँ लोगों को नियमित क्या मिला है, रोजगार मिला है। अब रोजगार के साथ साथ श्रमिकों के साथ साथ अन्य जो श्रमिक हैं उनकी संख्या में भी क्या हुई है, वृद्धि हुई है। इसलिए ये प्रदेश संघन बसा हुआ है, जनसंख्या अधिक पाई जाती है और यहाँ का जनसंख्या घनत्व क्या पाया जाता है, अधिक पाया जाता है। उसके साथ साथ उत्तरी पश्चिमी की जो यूरोप का जो उत्तरी पश्चिमी भाग है उसकी जलवायु मानव के लिए क्या पाई जाती है, अनुकूल पाई जाती है। उत्तरी पश्चिमी जो क्षेत्र है उसकी जलवायु शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु है। उसके साथ साथ परिवहन के साधनों का क्या हुआ है, अधिक विकास हुआ है। संचार के साधनों का अधिक क्या हुआ है, विकास हुआ है। उद्योगों का अधिक क्या हुआ है, विकास हुआ है। इसलिए यूरोप का जो उत्तरी पश्चिमी भाग है वहाँ जनसंख्या घनत्व क्या पाया जाता है, अधिक पाया जाता है। उसके बाद में हम दक्षिण और दक्षिणी पूर्वी और पूर्वी एशिया की यदि हम बात करें तो यहाँ भी जनघनत्व अधिक पाया जाता है, परंतु यहाँ मुख्य कारण ये है कि ये जो भाग है एशिया का, दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी एशिया का जो भाग है वो कैसा पाया जाता है, समतल पाया जाता है। यहाँ पर नदी घाटियों का अधिक क्या हुआ है, विकास हुआ है। जल की क्या है, अधिक उपलब्धता है और कृषि का क्या हुआ है, अधिक विकास हुआ है, जिसके कारण यहाँ जनसंख्या क्या पाई जाती है, संघन पाई जाती है और जनसंख्या घनत्व क्या पाया जाता है, अधिक पाया जाता है। भाई बोर्ड एग्जाम में कभी भी ऐसा क्वेश्चन दे सकता है कि यूरोप का उत्तरी पश्चिमी जो भाग है वहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक क्यों पाया जाता है, कोई दो कारण बताइए। तो पहला कारण हो गया औद्योगिक विकास, औद्योगिकरण हो गया। दूसरा कारण हो गया कोयला फैक्ट्री का क्या होना, विस्तृत होना। उसके बाद में तीसरा कारण हो गया समशीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु का होना। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ से। और उच्च जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र विश्व के वो देश, वो क्षेत्र जिनका जनसंख्या घनत्व 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से क्या पाया जाता है, अधिक पाया जाता है। उन क्षेत्रों को उच्च जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों के अंतर्गत क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। यदि हम विश्व के जो सभी देश हैं उनके जनसंख्या घनत्व की यदि हम बात करें, वितरण की बात करें, तो उस वितरण के आधार पर हम विश्व को कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं, 3 क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। वो क्षेत्र जहां जनसंख्या घनत्व अधिक है, उच्च जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों के अंतर्गत आ जाएंगे मध्य जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र और निम्न जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र। देखो उसके बाद में है मध्यम जन घनत्व के क्षेत्र। तो मध्यम जन घनत्व क्षेत्र के अंतर्गत यानी उच्च जन घनत्व और निम्न जन घनत्व, यानी उच्च जन घनत्व और निम्न जन घनत्व के मध्य वाला जो क्षेत्र होता है उसको क्या कहा जाता है, मध्यम जन घनत्व वाले क्षेत्र को क्या किया गया है, शामिल किया गया है। और इसी के आधार पर इसको कितने भागों में विभाजित किया जाता है, 3 भागों में विभाजित किया जाता है। 1 से 10 व्यक्ति घनत्व क्षेत्र, 11 से 50 व्यक्ति घनत्व वाले क्षेत्र और 51 से 200 व्यक्ति घनत्व वाले क्षेत्र। इसमें देखो पहला है 1 से 10 व्यक्ति घनत्व वाला क्षेत्र या घनत्व वाली पेटी, यानी प्रति 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 1 से तो व्यक्ति अधिक क्या करते हो, निवास करते हो, तथा 10 से कम व्यक्ति क्या करते हो, निवास करते हो। यानी 10 से तो क्या नहीं है, अधिक नहीं है, और 1 से क्या नहीं होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। 1 से अधिक और 10 से कम व्यक्ति निवास करते हो तो उन क्षेत्रों को किसके अंतर्गत शामिल किया जाता है, 1 से 10 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करने वाले क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है। इन क्षेत्रों का जो जन घनत्व है वो जन घनत्व 1 से तो अधिक है, परंतु 10 से क्या पाया जाता है, प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले जो व्यक्ति हैं वो 10 से क्या होने चाहिए, कम होने चाहिए। ठीक है, 1 से तो अधिक हो गया और 10 से क्या हो गया,
कम हो गया, उन क्षेत्रों को इसके अंतर्गत क्या किया गया है, शामिल किया गया है। इसके अंतर्गत यदि हम विश्व के ऐसे क्षेत्रों की यदि हम बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप का जो मध्यम का भाग है वह मरुस्थलीय क्षेत्र है, ठीक है ना, जहाँ न तो जल की उपलब्धता है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, तापमान अधिक पाया जाता है, कृषि कार्य नहीं किया जाता, जनजातीय प्रदेश है, इसलिए वहाँ का जनसंख्या घनत्व क्या पाया जाता है, कम पाया जाता है। इसके अंतर्गत मध्य अफ्रीका, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी भाग और दक्षिणी अमेरिका जो महाद्वीप है उसके तटवर्ती क्षेत्र और मध्य एशिया महाद्वीप का जो क्षेत्र है वो किसके अंतर्गत शामिल किया जाता है, 110 व्यक्ति घनत्व पेटी क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है, जिनका जनसंख्या घनत्व 1 से अधिक पाया जाता है और 10 से क्या पाया जाता है, कम पाया जाता है, ये इसके अंतर्गत आते हैं। उसके बाद में देखो इसमें है मध्यम जनघनत्व के क्षेत्र, तो विश्व के वो क्षेत्र जहाँ प्रति 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 11 से अधिक एवं 50 से कम व्यक्ति क्या करते हो, निवास करते हो, उन क्षेत्रों को 11 से 50 व्यक्ति घनत्व वाली पेटी के अंतर्गत क्या किया गया है, शामिल किया गया है, जिनका जनसंख्या घनत्व 11 से तो क्या है, अधिक है, परंतु 50 से क्या है, कम है या 50 तक है, उन क्षेत्रों को इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। विश्व के ऐसे 3 क्षेत्र हैं, पश्चिमी चीन है, दक्षिणी भारत वाला जो भाग है, और यूरोप के 2 देश हैं, नॉर्वे और स्वीडन, जिनका जनसंख्या घनत्व है 11 से तो क्या पाया जाता है, अधिक पाया जाता है, परंतु 50 से क्या पाया जाता है, कम पाया जाता है। इन क्षेत्रों को मध्यम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों के अंतर्गत क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। भाई हमने मध्यम जन घनत्व की कितनी श्रेणी बना दी गई, 3 श्रेणी बना दी हमने, है ना। एक तो वो क्षेत्र जिनका जनसंख्या घनत्व 1 से 10 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है ना, वो वाला क्षेत्र। एक वो क्षेत्र जहाँ जनसंख्या जनघनत्व 11 से 50 तक, और एक कैटेगरी हमने कौन सी बना दी, 51 से 200 तक। यदि 200 से अधिक जिनका जनसंख्या घनत्व होगा वो किसके अंतर्गत आएंगे, उच्च जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों के अंतर्गत उनको क्या किया जाएगा, शामिल किया जाएगा। और विश्व में केवल ये 3 ही ऐसे क्षेत्र है ना, संयुक्त राज्य अमेरिका का उत्तरी पूर्वी भाग है, यूरोप का उत्तरी पश्चिमी भाग है, और एशिया का दक्षिणी पूर्वी एवं पूर्वी एशिया का जो भाग है वहां जनसंख्या घनत्व 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से क्या पाया जाता है, अधिक पाया जाता है। उसके बाद में देखो मध्य जनघनत्व में तीसरा है 51 से 200 व्यक्ति घनत्व पेटी, यानी प्रति वर्ग इकाई में 500 से अधिक एवं 200 से कम व्यक्ति क्या करते हो, निवास करते हो। उन क्षेत्रों को 51 से 200 व्यक्ति घनत्व वाली पेटी के अंतर्गत क्या किया गया है, शामिल किया गया है। ऐसे क्षेत्र हैं विश्व में जिनका जनघनत्व 51 से तो क्या पाया जाता हो, अधिक पाया जाता हो, परंतु 200 से क्या हो, कम हो। उन क्षेत्रों को 51 से 200 व्यक्ति घनत्व वाले क्षेत्रों के अंतर्गत क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। विश्व में यदि हम बात करें तो अफ्रीका जो महाद्वीप है, उस अफ्रीका महाद्वीप के जो तटवर्ती क्षेत्र हैं, तट वाले जो भाग हैं, उन क्षेत्रों को यूरोप का पूर्वी क्षेत्र है, भाई यूरोप का उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र है, वो तो किसके अंतर्गत आता है, उच्च जनघनत्व वाले क्षेत्र के अंतर्गत आता है। परंतु यूरोप जो महाद्वीप है उसके पूर्वी भूभाग का कम विकास हुआ है, जिसके कारण वहाँ जनसंख्या क्या पाई जाती है, कम पाई जाती है, इसलिए वहाँ का जनसंख्या घनत्व भी क्या पाया जाता है, कम पाया जाता है। तो यूरोप का पूर्वी क्षेत्र है और रूस का जो पश्चिमी वाला भाग है जो यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत पड़ता है, और फ्रांस जो देश है उसका अधिकांश जो भाग है वो किस कैटेगरी के अंतर्गत आता है, किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, 51 से 200 व्यक्ति घनत्व वाले क्षेत्रों के अंतर्गत आता है। तो विश्व के ये वो क्षेत्र हैं, अफ्रीका के तटवर्ती क्षेत्र, यूरोप के पूर्वी क्षेत्र, रूस का पश्चिमी भाग और फ्रांस का अधिकांश जो भाग है जहां प्रति वर्ग किलोमीटर में 51 से अधिक व्यक्ति निवास करते हैं, परंतु 200 से क्या पाए जाते हैं, कम पाए जाते हैं। ऐसे क्षेत्रों को इसके अंतर्गत क्या किया गया है, शामिल किया। देखो नंबर 3 पे कौन सा है, निम्न जनघनत्व के क्षेत्र। ऐसे क्षेत्र जहां प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में एक व्यक्ति से भी
एक व्यक्ति से भी कम व्यक्ति क्या करते हो, निवास करते हो। विश्व के उन क्षेत्रों को जनसंख्या घनत्व श्रेणी की दृष्टि से, वितरण की दृष्टि से निम्न जनघनत्व वाले क्षेत्रों के अंतर्गत क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। ये विश्व के वो क्षेत्र हैं जहां मानव के अनुकूल परिस्थितियां नहीं पाई जाती, उसके बावजूद भी मानव वहां पर क्या करता है, निवास करता है। तो यहाँ पर ये अति न्यून विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र है, अति न्यून जनघनत्व वाले क्षेत्र है। जैसे यदि हम बात करें उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव का निकट का जो क्षेत्र है, क्योंकि वो किसके अंतर्गत आता है, अति शीत क्षेत्र के अंतर्गत आता है। उन क्षेत्रों का जनसंख्या घनत्व बिल्कुल क्या पाया जाता है, कम पाया जाता है। जैसे उत्तरी कनाडा है, साइबेरिया है, रूस का उत्तरी जो भाग है, साइबेरिया जो क्षेत्र है, वहाँ जनसंख्या घनत्व क्या पाया जाता है, कम पाया जाता है। उसके बाद में यदि हम बात करें अति उष्ण है और अति शीत मरुस्थलीय क्षेत्र है, जहाँ तापमान बहुत ज्यादा पाया जाता है, वो क्षेत्र, और जहाँ तापमान बिल्कुल क्या पाया जाता है, कम पाया जाता है। अति, जहाँ तापमान की अति है, बहुत ज्यादा तापमान है, जहाँ बहुत कम तापमान है, ऐसे क्षेत्र, और जहाँ वर्षा अधिक होती है, जैसे भूमध्य रेखा है, विषुवत रेखा है, उसके आसपास जो वर्षा है वो क्या होती है, अधिक होती है, इसलिए वहां पर लोग कम क्या करते हैं, निवास करते हैं। विश्व के ये वो क्षेत्र हैं जिनका जनसंख्या घनत्व है एक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से क्या पाया जाता है, कम पाया जाता है।